हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिंगम डायग्राम्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा टॉपिक है आपका मेटलर्जी का। तो एलिंगम डायग्राम्स जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द मेटलर्जी। नाउ मेटलर्जी में थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है? आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर व्हाट वी डू। सबसे पहले वी कन्वर्ट द कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू एन ऑक्साइड एंड टू गेट द मेटल बैक वी हैव टू रिड्यूस दैट ऑक्साइड अगेन। तो रिडक्शन प्रोसेसेस के लिए एक टर्म हमने डिस्कस करी थी, पायरोमेटलर्जी, दैट इज़ हीट को यूज़ करके हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले एलिंगम डायग्राम्स जो है आपको पहली चीज़ तो वो ये बताएंगे कि कितने टेम्परेचर पर आप किसी पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द हीट। सेकेंड चीज़, अगर सिर्फ वो हीट से रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो एलिंगम डायग्राम्स हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है दैट यू शुड नो हाउ टू सी द ग्राफ्स, हाउ टू एनालाइज द एलिंगम डायग्राम्स। तो आपकी स्क्रीन्स पर आप सामने देख रहे हैं दैट एलिंगम डायग्राम्स आर द ग्राफ्स और आर द प्लॉट्स बिटवीन द डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स वर्सेस टेम्परेचर। ग्राफ्स देख रहे हैं आप, ग्राफ्स में क्या है, ये जो कर्व्स देख रहे हैं आप, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर्टिकुलर ऑक्साइड बना रहे हैं। दैट इज़ आपको क्या गिवन है यहाँ पर, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स आपकी वाई एक्सिस पर है वर्सेज आपका एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है। इज़ दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यूज़ जो है वो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ बढ़ रही हैं। दैट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं डेल्टा जी की वैल्यूज़। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए कि दीज आर द प्लॉट्स बिटवीन द डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स वर्सेज टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ पर आप मेटल थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है? थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक इक्वेशन पढ़ी है दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इस इक्वेशन को आपने एनालाइज करना है इस ग्राफ में कि आपको जो ग्राफ्स के ये जो स्लोप हैं ये क्या चीज़ हैं, क्या बता रही हैं, डिफरेंट जो आपका स्लोप चेंज हो रहा है, ये चीज़ आपको देखनी आनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. So here you can compare this equation with the straight line equation. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर जो आपकी ये इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, इसको आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जब आप कंपेयर करते हैं यू विल सी दैट डेल्टा जी और जो t है यहाँ पर ये आप y एक्सिस और x एक्सिस पर रख रहे हैं, दैट इज़ दीज आर द वेरिएबल्स। तो आप इसे y, डेल्टा जी को y रख रहे हैं और डेल्टा t को यहाँ पर x ले रहे हैं। ठीक है, बचा क्या आपके पास, डेल्टा एस बचा यहाँ पर और डेल्टा एच बचा। तो डेल्टा एस जो है यहाँ पर वो एम है आपका, दैट इज़ स्लोप है, एंड जो डेल्टा एच है वो आपका सी है। ठीक है, दैट इज़ इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर आप एक बात जो आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, ग्राफ्स में जो स्लोप है आपका वो माइनस डेल्टा एस के इक्वल होता है, माइनस का डेल्टा एस। इज़ दैट क्लियर? माइनस का डेल्टा एस इज़ योर स्लोप। तो डेल्टा एस की जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी डिफरेंट केसेस में वो प्लस माइनस हो सकती है, बट आपको ये माइनस का साइन जो बाहर है इसको साथ में लेके चलना है फॉर फाइंडिंग आउट द स्लोप। इज़ दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, डेल्टा जी की वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है दैट मीन्स द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव,
अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो है दैट इज़ द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, एंड इफ़ इट इज़ पॉजिटिव दैट इट मीन्स दैट द प्रोसेस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस. इज़ दैट क्लियर? नाउ अब यहाँ पर आप ग्राफ्स देखते हैं, जब यू कैन सी द ग्राफ्स साइड बाय साइड इफ़ यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक, you can analyze the graphs for the formation of oxides of metal. जहाँ पर आपके मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं उन कर्व्स को आप देखते हैं. तो इक्वेशन देखेंगे सबसे पहले. इक्वेशन आपकी फॉर एग्जांपल जिंक का कर्व है, तो जिंक सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है जो कि सॉलिड स्टेट में है. ऐसे ही आपका आयरन सॉलिड जो है ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है. सो यू हैव टू चेक द इंट्रोपी चेंज फॉर दीज रिएक्शंस. ठीक है, क्योंकि आपका इंट्रोपी चेंज ही कर्व का जो स्लोप है वो इंट्रोपी ही है. सो यू हैव टू एनालाइज द इंट्रोपी चेंज इन दीज रिएक्शंस. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सॉलिड है एंड ये गैसियस स्टेट में है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस gaseous reactant, moles of gaseous product minus moles of gaseous reactant, you have to find out. Is that clear? So here you can see in first equation that 1 mole of gas giving you 0 moles of गैसेस प्रोडक्ट. ठीक है, आपके रिएक्टेंट साइड पर गैसेस है लेकिन प्रोडक्ट साइड पर गैसेस नहीं है. दैट मीन्स आपकी जो रेंडमनेस है वो कम हो रही है, इंट्रॉपी जो है वो कम हो रही है. इंट्रॉपी अगर कम होती है तो डेल्टा एस की वैल्यू का साइन नेगेटिव होता है. इज़ दैट क्लियर? डेल्टा एस इज़ नेगेटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. ये बात आप माइंड में बिठा लेंगे, जितनी जल्दी वो अच्छा होगा. अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो स्लोप जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, बिकॉज स्लोप इज़ माइनस ऑफ प्लस माइनस डेल्टा एस. तो यहाँ पर आपका स्लोप डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव थी, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस डेल्टा एस, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज स्लोप इज पॉजिटिव. सो कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज अपवर्ड्स. ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी आपकी ऊपर की तरफ. ये बात क्लियर हुई. अब सिमिलरली ऐसे ही आप और एलिमेंट्स के ऑक्साइड की फॉर्मेशन देखेंगे. लेट्स सी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन जब होगी उनके लिए क्या इंट्रॉपी चेंज होगा. लेट्स सी. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो आपकी बार बार रिपीट होने वाली है. ठीक है, ये इक्वेशंस, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स आप पढ़ेंगे आगे. सो इनमें जो कार्बन है वो काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो इनके लिए आपको स्लोप्स जो हैं एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में. तो यहाँ से आप आइडिया ले लेंगे. ठीक है, आपको पता है कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अगर ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होती है या तो वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, एंड अगर एक्सेस ऑफ आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन को मिल रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. तो यहाँ पर दो इक्वेशंस है. सबसे पहले कार्बन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन गैस गिविंग यू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. तो इस इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है? इंट्रॉपी चेंज यू हैव टू फाइंड आउट. एंड इंट्रॉपी चेंज के लिए आपको गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट चेक करना होता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे इस इक्वेशन में दैट हाफ मोल ऑफ द गैस इज गिविंग यू 1 मोल ऑफ द गैस. ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आपने ये चीज़ चेक करनी है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी रेंडमनेस बढ़ रही है, गैशियस मोल्स जो हैं आपके बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट साइड पर, तो इंट्रॉपी बढ़ रही है. दैट इज़ साइन क्या होगा? डेल्टा एस का पॉजिटिव होगा. तो स्लोप का साइन क्या होगा? स्लोप इज़ ऑलवेज माइनस ऑफ प्लस माइनस डेल्टा एस. दैट इज़ माइनस ऑफ प्लस डेल्टा एस, इट विल बी माइनस. ठीक है, स्लोप जब होगा आपका नेगेटिव होगा फॉर दिस रिएक्शन. कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए जो आप कर्व देखेंगे एलिंगम डायग्राम्स में, इट इज स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका इक्वेशन वो क्या है? कार्बन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन गिविंग यू द कार्बन डाइऑक्साइड.
सो इस इक्वेशन को आप सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे. नाउ अगेन यू हैव टू चेक द मोल्स, गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इंट्रोपी चेंज. तो इंट्रोपी आप देख रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस है, इधर भी 1 मोल ऑफ गैस है, कोई भी चेंज नहीं हुआ इंट्रोपी में. इंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है. दैट इज़ जो आपका ग्राफ होगा, ग्राफ में जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए जो लाइन होगी, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. यू कैन चेक साइड बाय साइड. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट आपकी एक और इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है एलिंगम डायग्राम्स में, वो है कार्बन मोनोक्साइड रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन गिविंग यू द कार्बन डाइऑक्साइड. यू कैन करेक्ट इट हेयर, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर से इस इक्वेशन को यू हैव टू बैलेंस एंड यू हैव टू चेक दी मोल्स, गैशियस मोल्स. तो रिएक्टेंट साइड पर आप देखेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 3 मोल्स ऑफ गैसेज ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 2 मोल्स ऑफ गैसेज ऑन द प्रोडक्ट साइड. दैट इज आपकी जो रेंडमनेस है वो कम हो रही है, गैशियस मोल्स प्रोडक्ट साइड पे कम हो रहे हैं. दैट इज डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इट विल बी नेगेटिव. डेल्टा एस की वैल्यू का साइन नेगेटिव होगा. दैट मीन्स स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो इस इक्वेशन के लिए जो आप लाइन देखेंगे कार्बन मोनोक्साइड कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन, इस इक्वेशन के लिए जो आप एलिंगम डायग्राम्स में लाइन देखेंगे, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप. ऊपर की तरफ इसके लिए लाइन होगी. तो ये 3 जो इक्वेशंस है, इनके लिए आपको जो लाइंस है एलिंगम डायग्राम्स, वो क्लियर होना चाहिए माइंड में इफ़ यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चंस. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ विच वी एनालाइज फ्रॉम द एलिंगम डायग्राम क्या है वो, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स के लिए बढ़ती जा रही है. ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है, हमने पढ़ा है कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव का मीनिंग होता है कि प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता जा रहा है, लेस फीजिबल होता जा रहा है. तो ग्राफ्स जो हैं आपके वो किसके लिए हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन के लिए. एंड ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू एनालाइज इट कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन लेस फीजिबल होती जा रही है. दैट मीन्स कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑक्साइड बनेंगे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑक्साइड आपके डीकम्पोज होंगे, जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं. तो बस आपको ये चीज़ देखनी आनी चाहिए ग्राफ्स में. इज़ दैट क्लियर? तो ये बात यहाँ पर क्लियर कर लेंगे आप. यू कैन चेक द, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि ग्राफ्स को अपने साइड बाय साइड रखिए. यू कैन चेक कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती जा रही है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स. दैट इज़ आपकी जो ऑक्साइड्स हैं वो डीकम्पोज करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर. बट एक एक्सेप्शन है जहाँ पर आप देखेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर. वो किसके लिए हो रहा है, व्हेन कार्बन इज कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन टू गिव यू द कार्बन मोनोक्साइड. ठीक है, जब आप इस इक्वेशन के लिए ग्राफ देखेंगे एलिंगम डायग्राम में, यू विल सी कि आपकी जो लाइन है वो डाउनवर्ड्स है. ठीक है, विद द नेगेटिव स्लोप है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. तो ऐसा क्यों हो रहा है आपका, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. यू हैव टू चेक द इंट्रोपी चेंज, देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप. तो आप जब इस इक्वेशन के लिए इंट्रोपी चेंज देखते हैं एंड स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो स्लोप जो है आपका नेगेटिव आता है. ठीक है, नेगेटिव स्लोप, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स होएगी. तो डाउनवर्ड्स जब ग्राफ होगा डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में, दैट इज़ आपका जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है. डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ. यू कैन सी इन द ग्राफ्स कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपकी जो लाइन है इस इक्वेशन के लिए वो डाउनवर्ड्स है. दैट इज़ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, स्पॉन्टेनियस होता जा रहा है प्रोसेस जैसे ही जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं.
Is that clear? That means you can see that the thermal stability of carbon monoxide increases on increasing the temperature, or you can say the tendency of formation of carbon monoxide increases with increase in temperature, जो कि आपकी obvious सी चीज़ है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट प्रोड्यूस करता है एंड कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोक्साइड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। जब आप कोक को जलाते हैं तभी कार्बन मोनोक्साइड बनता है। तो ये आपकी सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको ग्राफ में देखनी आनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? थर्मोडायनेमिकली आपको ये चीज़ें देखनी आनी चाहिए कि कैसे ये चीज़ें हो रही है, कैसे ग्राफ में ये चीज़ प्लॉट की गई है। इज़ दैट क्लियर? अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ में वो है पॉइंट ऑफ फेज चेंज इन द ग्राफ। आप ग्राफ्स में देख रहे हैं कि अचानक से आपकी जो स्लोप है वो चेंज हो जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का ये सीधा सीधा कर्व जा रहा था, फिर ये अचानक से इसकी स्लोप चेंज हो गई। ठीक है, ऐसे ही जिंक का सीधा सीधा कर्व जा रहा था, फिर स्लोप चेंज हो गई। तो ऐसे मोस्ट ऑफ दी ऑक्साइड्स के लिए स्लोप चेंज हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है, स्लोप चेंज क्यों हो रही है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। स्लोप चेंज का सिर्फ एक ही रीज़न है स्टूडेंट्स कि आपकी इंट्रॉपी में चेंज आता है तो स्लोप चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि स्लोप जो है आपका सिर्फ इंट्रॉपी से रिलेटेड है। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि क्यों आपकी एकदम से इंट्रॉपी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये बात क्लियर कर लेनी है, जो पॉइंट है जहाँ से आपका एकदम से स्लोप चेंज हो रहा है वो पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड्स है। जैसे कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट, यहाँ पे मैग्नीशियम का एकदम से कर्व चेंज हो गया, तो ये पॉइंट जो होगा इस टेम्परेचर पर, जितना ये टेम्परेचर होगा वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि एक और चीज़ यहाँ पर जिंक है, जिंक का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक ऑक्साइड होगा। अब रीज़न यू हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन एंट्रोपी, कैसे चेंज हो रही है। तो सबसे पहले अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है कि आपकी डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज करती जाती है आपकी। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जाता है। मैग्नीज जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो सॉलिड स्टेट में बनेंगे तो एंट्रोपी कम होगी, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होगी एंड स्लोप्स आपके पॉजिटिव होंगे। ये बात आपको अभी तक क्लियर है। नाउ लेट्स कंसिडर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर एग्जांपल इनिशियली आपका कम टेम्परेचर था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो क्या हो रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट के पास पहुंचता जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, जो आप मेटल ले रहे हैं वो लिक्विड स्टेट में जाता जाएगा। अब लिक्विड मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। नाउ इन दोनों रिएक्शंस को जब आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट, लेट्स सी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सॉलिड मैग्नीशियम कंबाइनिंग विद द गैसियस ऑक्सीजन टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो सॉलिड से यहाँ सॉलिड जा रहा है मैग्नीशियम, डेल्टा एस की वैल्यू फॉर एग्जांपल से आई एम सेइंग डेल्टा एस की वैल्यू -40 है यहाँ पर। ठीक है, एंट्रोपी तो डिक्रीज ही कर रही है, बट यहाँ पर मैग्नीशियम जो है लिक्विड स्टेट में है जब वो मेल्टिंग पॉइंट के पास है अपना। जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो मैग्नीशियम लिक्विड स्टेट में चला गया, दैट इज़ इट इज़ एट दी हायर एंट्रोपी। अब ये हायर एंट्रोपी से सॉलिड स्टेट में जा रहा है दोबारा, तो डिक्रीज तो करेगी ही एंट्रोपी तो डिक्रीज ही कर रही है, बट ज़्यादा से फिर से वहीं पहुंच रही, दैट इज़ डिक्रीज इन एंट्रोपी विल बी मोर फॉर दैट पॉइंट। ठीक है, सो वी कैन से डेल्टा एस की वैल्यू फॉर एग्जांपल फॉर दिस इक्वेशन इज -60। अब यू नो दिस थिंग कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा एस की, स्लोप उतना ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, बिकॉज स्लोप इज़ माइनस ऑफ प्लस माइनस डेल्टा एस। तो स्लोप जितना नेगेटिव डेल्टा एस की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतना स्लोप आपका पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही है आपकी इस पॉइंट पर बहुत कम हो जा रही है मेल्टिंग पॉइंट के पास। ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू कम हो रही है तो स्लोप आपका एकदम से बढ़ रहा है। ठीक है जी,
तो ये बात क्लियर हुई। बस आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, ये जो पॉइंट है ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड है, दैट इज़ यू कैन से इट इज़ द पॉइंट ऑफ फेज चेंज इन द ग्राफ्स। इज़ दैट क्लियर? Now let's come to the applications of Ellingham diagram. As I previously told you that it helps us to predict the feasibility of the thermal reduction, कि आप कितना टेम्परेचर लगाकर किसी पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक टेम्परेचर जो वर्किंग कंडीशंस के लिए जो अटेनेबल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 2200 केल्विन। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर लगाना पड़े तो वो वर्किंग कंडीशंस के लिए फीजिएबल नहीं होगा, इतने टेम्परेचर पर वर्क नहीं हो पाएगा एंड प्रोसेस जो है आपका कॉस्टली भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर किसी पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड पे अगर ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ द रिड्यूसिंग एजेंट्स, एंड वो भी हमें एलिंगम डायग्राम से पता चलता है। वी फाइंड आउट द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब यहाँ पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे मरकरी का ऑक्साइड है, सिल्वर का ऑक्साइड है। ये क्या है, काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, कम टेम्परेचर पर ही ये आपका जो है रिड्यूस कर जाते हैं। ठीक है, आपको मेटल वापस मिल जाता है ना, ऑक्सीजन गैस एस्केप कर जाती है एज यू कैन सी इन द ऑन द स्क्रीन्स। तो बट अगर ऐसा कोई ऑक्साइड है जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, इसको अगर आपको रिड्यूस करना है, ठीक है, जिंक प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज करना है, तो इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब ज़्यादा टेम्परेचर भी अगर आपको लगाना पड़े तब भी प्रोसेस कॉस्टली होता है। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस के लिए अटेनेबल नहीं होता है इतना टेम्परेचर। सो यू मेक द यूज़ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। वी यूज़ द रिड्यूसिंग एजेंट्स टू रिड्यूस द पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड। सो लेट्स सी कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड, जो कि आपकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, इसी पर क्वेश्चन आने वाला है। इज दैट क्लियर? So on your screens you can see the plot of the formation of zinc oxide, और उसके लिए कुछ reducing agents भी हैं यहाँ पर। So it is delta G formation on the y axis and temperature along the x axis. I forgot to write down here. So you can see कि zinc oxide का आपको given है स्क्रीन्स पर एलिंगम डायग्राम, एंड 3 लाइंस देख रहे हैं यहाँ पर। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए अपने स्लोप पॉजिटिव पड़ी थी। ठीक है, अगर आपको याद हो। ठीक है, एंड कार्बन कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपका प्रोसेस फीजिएबल था विद द नेगेटिव स्लोप, ये रही आपकी वो लाइन। एंड कार्बन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड हियर, ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये आपका जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन की लाइन है। ठीक है, एलिंगम डायग्राम्स में आपको ये गिवन है। नाउ यू हैव टू चूज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप एलिंगम डायग्राम से सबसे जो चीज़ हमें एप्लीकेशन जो है वो ये है कि एलिमेंट जो इन्वॉल्व होगा in the formation of oxide lower in the diagram can reduce the metal oxide placed higher in the diagram। जो आपने क्या देखना है, जिंक ऑक्साइड के लिए आपने रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना है। तो जिंक ऑक्साइड की आप लाइन चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इस लाइन की नीचे जितनी लाइंस होंगी, जिन भी ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए जो भी जितनी भी लाइन इसके नीचे है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन है, कार्बन की लाइंस है 3 यहाँ पर, तो ये तीनों ही जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो भी इस लाइन से नीचे प्रेजेंट होगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाएगा। जो भी एलिमेंट, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लोअर इन द डायग्राम कैन reduce the metal oxide placed higher in the diagram। बट सेकेंड चीज़ एक और आपको ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द लोअर टेम्परेचर। जो कम टेम्परेचर पर रिड्यूस कर रहा होगा वो ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो हम सीखेंगे अभी, वी विल फाइंड आउट कम टेम्परेचर पर। एंड सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए उसकी खुद की डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कार्बन
कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। देख रहे हैं आप, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, कि ये जो रिएक्शन आपकी फीजिएबल है। कार्बन की बहुत अच्छी टेंडेंसी है यहाँ पर कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। अगर वो कार्बन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो दैट मीन्स वो जिसको उसने रिड्यूस करना है उससे ऑक्सीजन को चुरा लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो सिर्फ इतना माइंड में रखेंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ यू कैन सी द ग्राफ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड की लाइन इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसके नीचे तीनों लाइंस प्रेजेंट है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन रिएक्टिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू एक तो नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है ये प्रोसेस। दूसरा, ये जिंक ऑक्साइड वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ लोअर टेम्परेचर, यू कैन सी इन द ग्राफ। तो लोअर टेम्परेचर पर यहाँ पर ये इसको रिड्यूस कर सकता है। सो दैट्स वाई फॉर द जिंक ऑक्साइड द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज कोक, बिकॉज इट इज़ एट द लोअर टेम्परेचर एंड हैव द मोर नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू। इज़ दैट क्लियर? सिमिलरली आप एक और ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर फॉर दी आयरन की के लिए एलिंगम डायग्राम्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। तो यहाँ पर यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दी आयरन। तो आयरन की लाइन आप देख रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर ब्लू से मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है आयरन ऑक्साइड के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, एंड यू हैव द 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स हेयर, बट यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी लाइन अभी तक मैंने आपको क्या बताया, जिस भी रिड्यूसिंग एजेंट की लाइन नीचे होगी वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स आप यहाँ पर अगर आयरन ऑक्साइड के लिए देख रहे हैं तो इसके नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन प्रेजेंट है, बट अप टू व्हाट टेम्परेचर? अप टू टेम्परेचर 1073 केल्विन। इस टेम्परेचर तक जो है आयरन ऑक्साइड के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यू कैन सी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वाली लाइन तो आयरन ऑक्साइड वाले से ऊपर चली गई, तो ऊपर वाली तो नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता, नीचे वाला ही ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो इस टेम्परेचर के बाद आप देखेंगे आयरन ऑक्साइड के नीचे कौन सी लाइंस प्रेजेंट है? कार्बन गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन गिविंग यू कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कोक वाली लाइंस आपके लिए आयरन ऑक्साइड से नीचे प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि एट हायर टेम्परेचर जो है अबव 1073 केल्विन, कोक इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द आयरन, जो कि आप आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में पढ़ेंगे जब, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि लोअर टेम्परेचर्स पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द आयरन ऑक्साइड, एंड एट हायर टेम्परेचर्स वी यूज़ कोक फॉर रिड्यूसिंग द आयरन ऑक्साइड। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ आपको ग्राफ से भी साफ साफ दिख रही है। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू एनालाइज द थिंग्स। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों नीचे वाली जो लाइन है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर पा रही है, क्यों जो नीचे वाला एलिमेंट है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर पा रहा है, ऐसा क्यों? तो हम इसे समझेंगे। आपके पास एक एनसीईआरटी में अच्छा सा क्वेश्चन भी है कि अप टू व्हाट पॉइंट मैग्नीशियम कैन रिड्यूस द एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एट व्हाट टेम्परेचर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं बट टेम्परेचर्स का डिफरेंस है। तो आप ग्राफ में जब देखेंगे यू कैन सी कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों के कर्व्स में। इस पॉइंट तक at this point magnesium, up to this point magnesium can reduce aluminium। ठीक है, क्यों? क्योंकि up to this point magnesium वाली लाइन जो है वो एल्यूमिनियम से नीचे प्रेजेंट है। above this point magnesium वाली लाइन ऊपर चली गई एंड एल्यूमिनियम की नीचे रह गई। दैट मीन्स एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस द मैग्नीशियम ऑक्साइड एट दीज टेम्परेचर्स।
इज़ दैट क्लियर? तो अब लॉजिक पढ़ने वाले हैं हम कि क्यों ऐसा हो रहा है। लॉजिक आपको क्लियर है वैसे तो, मैंने बता दिया इन शॉर्ट कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू आंसर दिस, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट कि आपको किस इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी कि आपने किसको रिड्यूस करना है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। यू हैव टू फॉर एग्जांपल यू हैव टू रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय यूजिंग द मैग्नीशियम, सो you will write down the equation Al2O3 plus magnesium giving you magnesium oxide plus aluminium, and you have to balance this equation, very important। बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करके आप देख रहे हैं इक्वेशन आपके सामने है। नाउ अब क्या है, एलिंगम डायग्राम्स में आपको वैल्यूज़ जो गिवन होती है वो होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए ही है। तो आपको क्वेश्चन में या फिर ग्राफ में आपको इस तरीके से आंसर तो नहीं करना पड़ेगा, बस ये आपको मैं रीज़न बता रही हूँ फॉर द कॉम्पिटिटिव पर्पस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी मैग्नीशियम की फॉर्मेशन की लाइन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन गिविंग यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल -150 है, ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस रैंडमली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड। एंड फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए आपकी डेल्टा जी की वैल्यू थ्रू एलिंगम डायग्राम्स -100 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहीं से कि मैग्नीशियम की जो डेल्टा जी वैल्यू है वो मोर नेगेटिव है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। अब आपने इन दोनों इक्वेशन से ये डिराइव करनी है, ठीक है। तो यू विल सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट, बट आपको मोल्स जो हैं वो यही चाहिए जो इस इक्वेशन में है, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम चाहिए, 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन में मोल्स आपको यू हैव टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो इक्वेशन है इसे आप किसी भी तरीके से लेकर आइए, मोल्स को इक्वेट कीजिए। तो अगर आप इस इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीशियम रह जाएगा, 3/2 आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कितना रह जाएगा, 3, जो कि आपको इस इक्वेशन में चाहिए था। इज दैट क्लियर? सिमिलरली एल्यूमिनियम वाली जो आपकी इक्वेशन है उसे भी आप इसी तरीके से 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल सी कि आपको 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मिल जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू को भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे जो आप यहाँ पर बैलेंस इन दोनों को इक्वेट करने के लिए कर रहे होंगे। तो डेल्टा जी की वैल्यू को भी सिमिलरली आपने इस तरीके से कर लेना है। नाउ यू विल सी जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं यू विल फाइंड आउट Al2O3 + 3Mg गिविंग यू 3MgO प्लस एल्यूमिनियम। एंड सिमिलरली आपको डेल्टा जी की वैल्यूज़ को भी सब्ट्रैक्ट कर लेना है, दैट इज़ -225 प्लस ऑफ 150 हो जाएगा आपका, ठीक है। दैट इज़ -75 किलो जूल पर मोल आपकी डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है इफ़ यू आर यूजिंग द मैग्नीशियम एज रिड्यूसिंग एजेंट। दैट इज़ दिस रिएक्शन इज़ फीजिएबल। आपने क्या किया, इस रिएक्शन के लिए ही डेल्टा जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द दीज 2 इक्वेशन। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे ये चीज़ें हो रही है इन द ग्राफ्स। तो आपको इस तरीके से तो आंसर नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है देन यू हैव टू आंसर लाइक दिस, बट यू कैन ऑल्सो आंसर लाइक दिस कि आपको सिंपल वे में बोर्ड्स के लिए यू कैन आंसर द 2 रिएक्शंस आर, 2 रिएक्शंस कौन सी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की, एंड डेल्टा जी वैल्यूज़ इन दोनों के लिए you will write it out like this. Then the temperature range in which, वो टेम्परेचर रेंज जहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए कम होगी एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वहाँ पर मैग्नीशियम रिड्यूस कर पाएगा एल्यूमिनियम को, ठीक है। एंड इक्वेशन लिख देंगे साथ में, एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग द मैग्नीशियम रिड्यूसिंग द एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। ये आपको पूरा एक रिएक्शंस लिख के इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके से लिखना बोर्ड में। एंड ऑन द अदर हैंड साइड द टेम्परेचर रेंज इन विच
द डेल्टा जी वैल्यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ लेस, जहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होगी एंड डेल्टा जी मैग्नीशियम ऑक्साइड से कम होगी, वहाँ पर एल्यूमिनियम रिड्यूस कर पाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड को। बात क्लियर हो रही है? तो इक्वेशन आप लिख देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम रिड्यूस करता हुआ इक्वेशन दिखा देंगे एंड डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव दिखा देंगे इस प्रोसेस के लिए। तो बात वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो लाइन नीचे है दैट मीन्स उसकी डेल्टा जी की वैल्यू कम है, वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाएगी एंड जैसे ही जो पॉइंट आएगा जहाँ पर वो लाइन क्रॉस हो जाएंगी, जो नीचे हो जाएगी लाइन, वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाएगी। इतनी सी बात आपको माइंड में रखनी है एंड डेल्टा जी की वैल्यू का सारा ये खेल है। सो इट इज़ ऑल अबाउट एलिंगम डायग्राम स्टूडेंट्स, यही आपको माइंड में रखना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो वहाँ से आपको और इजी हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि व्हाई इज़ द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ईजियर इफ़ द मेटल फॉर्म्ड इज़ इन द लिक्विड स्टेट एट टेम्परेचर ऑफ रिडक्शन। ठीक है, अगर लिक्विड स्टेट में होता है तो रिडक्शन ईजी क्यों होती है? तो इसके लिए भी आपको थर्मोडाइनमिकली आंसर देना है। आपको ये चीज़ पता है किसी भी प्रोसेस को फीजिएबल होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी पड़ती है। तो डेल्टा जी की इक्वेशन सबसे पहले क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो रिडक्शन की प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिडक्शन करना है आपको, हीट आपको डालनी पड़ेगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। लिक्विड स्टेट में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा किसी भी सब्सटेंस का। टेम्परेचर बढ़ेगा अगर तो इंट्रॉपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, दैट इज़ डेल्टा एस की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ें तो होगी ही होगी। अब टेम्परेचर रेंज देखो, अगर टेम्परेचर कम होगा एट लोअर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आपकी ये वाली टर्म बहुत छोटी है एंड डेल्टा एस की वैल्यू आपकी फॉर एग्जांपल पॉजिटिव ही है, तो किसी भी नंबर को आप बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है, कम हो जाती है वो वैल्यू इन टोटल। जबकि आप यही चीज़ अगर हायर टेम्परेचर पर देखेंगे दैट मीन्स टी भी आपका बड़ा है एंड डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये टर्म जो है आपको एक हायर वैल्यू देगी, दैट इज़ मोर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको डेल्टा जी की। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप ये साइंस डालकर इस इक्वेशन में देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हायर टेम्परेचर पर ये वाली टर्म अगर बढ़ जाएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू ऑब्वियसली मोर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसीलिए जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतना लिक्विड स्टेट में होगा कोई भी सब्सटेंस एंड लिक्विड स्टेट में आपका जो प्रोसेस आ रहा है डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स लिक्विड स्टेट में आपका रिडक्शन का प्रोसेस फीजिएबल हो जाएगा। सो इट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट लाइक दिस सिमिलरली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि एलिंगम डायग्राम्स में भी आपने ये चीज़ सीखी थी कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स के लिए पॉजिटिव होती जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, वही चीज़ उसने घुमा फिरा के पूछी हुई है। ठीक है, दैट मीन्स आपका कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल स्टेबिलिटी मेटल ऑक्साइड्स की डिक्रीज़ करती है। ठीक है, अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है, कहने का मतलब ये है कि ऑक्साइड्स बनेंगे नहीं, ऑक्साइड्स टूटेंगे, रिड्यूस होंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो वही चीज़ उसने पूछा हुआ है, हायर टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में आपकी रिडक्शन ईजी क्यों हो जाती है। ठीक है, यू कैन आंसर बाय द थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑल्दो थर्मोडायनेमिकली फीजिबली मैग्नीशियम इज नॉट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, व्हाई? ठीक है, थर्मोडायनेमिकली फीजिएबल है, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, बट मैग्नीशियम यूज़ नहीं होता फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कमर्शियली। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है स्टूडेंट्स वो एल्यूमिनियम को बहुत काफ़ी हायर टेम्परेचर पर नियरली 1300 डिग्री सेल्सियस पर रिड्यूस कर पाता है। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इतना टेम्परेचर लगाने के लिए आपको कॉस्ट भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, पूरा सेटअप करना पड़ेगा जो कि काफ़ी आपका अनइकोनॉमिक हो जाएगा एंड टेक्नोलॉजिकली डिफ़िकल्ट होगा, वर्किंग कंडीशंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। दैट्स वाई वी डू नॉट यूज़ मैग्नीशियम फॉर रिड्यूसिंग द एल्यूमिना। इज़ दैट क्लियर?
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स, जिसमें आपकी क्रोमियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू बताई हुई है -540 किलो जूल्स पर मोल, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए -827 किलो जूल पर मोल वैल्यू बताई हुई है डेल्टा जी की। एंड पूछा हुआ है कि इज़ द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इज़ पॉसिबल विद द एल्यूमिनियम। आप आंसर कर सकते हैं इसे वेरी इजीली। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर पूछा हुआ है कि क्या एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है क्रोमियम ऑक्साइड को, तो एल्यूमिनियम की डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। तो वही चीज़ है क्वेश्चन में। तो यू कैन आंसर दैट डेल्टा जी वैल्यू for the formation of aluminum oxide is more negative, that's why aluminium can reduce the chromium oxide। एंड आप दोनों इक्वेशंस को दिखाकर भी ये चीज़ बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मैग्नीशियम का बताया यहाँ पर क्वेश्चन लाइक दिस यू कैन आंसर कि आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखेंगे आप, क्रोमियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है, एंड उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड यू विल ऑल्सो सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा जी, एंड यू विल फाइंड आउट कि इस प्रोसेस के लिए कि आप जब आप इक्वेशन लिखेंगे सिमिलरली यहाँ पर कि क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर रहा होगा, उस इक्वेशन को लिखेंगे एंड यू विल फाइंड आउट द डेल्टा जी वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन। यू विल फाइंड आउट दैट इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, दैट मीन्स दैट रिएक्शन विल बी feasible। So it is your homework, you can attend this question and you can very easily do such questions, ठीक है। तो that's all about Ellingham diagram students, keep doing your practice and all the best।